जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर यशवंत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में आपने अधिगम का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं अधिगम की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। मीनिंग ऑफ लर्निंग, डेफिनेशंस, काइंड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के बारे में स्टडी किया था पिछले वीडियो में। उसी कड़ी में आज हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग यानी अधिगम के सिद्धांत एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये मेरा चैनल नहीं है, आप सभी का है, इसलिए मैं हम शब्द का इस्तेमाल करता हूं, मैं का नहीं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज का टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अगर हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो इन सिद्धांतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अधिगम के संबंधवादी या सहचरवादी सिद्धांत, इसको बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। नाम बहुत सारे हैं, नामों से कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं। तो एक थ्योरी अधिगम के संबंधवादी या सहचरवादी सिद्धांत और दूसरा है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग। हम बारी बारी से इनकी स्टडी करेंगे। अधिगम के संबंधवादी या सहचरवादी सिद्धांत कहीं कहीं आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी मिल जाएगा या बिहेवियरल थ्योरी भी मिल जाएगा, तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। अब अधिगम के सिद्धांत को, जैसा कि हमने पहले बताया यहाँ पर, कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत आपको पता है, साइकोलॉजी में व्यवहारवाद यानी व्यवहार का विज्ञान ही साइकोलॉजी है। तो इसमें ईबी पावलोव, व्यवहारवाद में ईबी पावलोव, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, सीएल हल इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारवाद को महत्व दिया। और अगर संज्ञानवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो संज्ञानवादी में को गेस्टाल्टवादी संप्रदाय भी कहते हैं। हाँ, ये न्यू वर्ड है, गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्ट जर्मन का शब्द है जिसका मीनिंग होता है होल या पूर्ण या समग्र आकार, टोटल पैटर्न। गेस्टाल्टवादियों में मैक्स बर्दिमर, कोहलर, कर्ट लेविन, कर्ट कोवका इत्यादि प्रमुख हैं। अब हम व्यवहार अधिगम के संबंधवादी या सहचरवादी सिद्धांत तो देखते हैं। तो अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे सिद्धांत आते हैं जिनमें क्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के मध्य एक प्रकार का संबंध स्थापित होता है, जिसके कारण उद्दीपक के उपस्थित होने की अनुक्रिया होने लगती है। अब इसको आपको समझना पड़ेगा। व्यवहारवादियों ने
सर्वाधिक महत्व दिया पुनर्बलन का, अनुक्रिया का, उद्दीपक का, अभिप्रेरणा का। पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स, उद्दीपक यानी स्टिमुलस, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो जो व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवादी मानते हैं कि जो अधिगम होता है वो यंत्रवत होता है। इसको पशु और मानव दोनों कर सकते हैं और अधिगम धीरे धीरे होता है। अधिगम धीरे धीरे होता है। तो बहुत सारे टर्म्स इसमें आप देख रहे हैं, जैसे उद्दीपक, अनुक्रिया, संबंध, ये सारे टर्म्स हैं। हमें इनको समझना पड़ेगा क्योंकि थ्योरीज ऑफ लर्निंग में ये टर्म्स बार बार आते रहेंगे। जहां भी आप देखेंगे उद्दीपक, आपको जहां थ्योरी की बात होगी लर्निंग की, उद्दीपक मिलेगा, अनुक्रिया यानी उद्दीपक स्टिमुलस, अनुक्रिया रिस्पॉन्स, संबंध बॉन्डिंग या रिलेशनशिप। तो आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी 3 शब्दों की, प्रतिक्रिया, सहज क्रिया और अनुक्रिया की। मैंने बताया था प्रतिक्रिया किसे कहेंगे? क्रिया के प्रति यदि कोई क्रिया की जाती है उसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। जैसे हम सो रहे हैं, किसी ने बल्ब ऑन कर दिया, हमारी नींद खुल गई। हमारी नींद खुल गई यानी उस क्रिया के प्रति हमने प्रतिक्रिया दी। लाइट जली, उससे हमारा रिलेशन नहीं, लेकिन लाइट जली जैसे ही तो क्रिया हुई और उजाला हो गया, तो हमने उसमें प्रतिक्रिया दी और हमारी नींद खुल गई। अगर सहज क्रिया की बात करें तो वह क्रिया जो जन्मजात होती है, ये पिछली बार भी मैंने बताया था। किसी अजनबी को देखकर या किसी प्रकार की आहट को सुनकर कुत्ते का भौंकने लग जाना, ये उसकी सहज क्रिया है, जन्मजात प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। ये हो गई। लेकिन अगर समझने वाली बात है तो अनुक्रिया, क्योंकि पूरी इस व्यवहारवादी सिद्धांत में आपको अनुक्रिया और उद्दीपक, इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उद्दीपक की बात करें यानी स्टिमुलस, तो स्टिमुलस होता क्या है? स्टिमुलस होता है एम, लक्ष्य, जिसको हमें पाना है, या हम यूं कहें कि वह क्रिया जो व्यक्ति अपने उद्दीपक के प्रति करता है। सॉरी, ये अनुक्रिया की बात, मैं उद्दीपक की बात कर रहा था। तो उद्दीपक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वह वातावरणीय घटक जिसे प्राणी अपनी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, उद्दीपक कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो उसका उद्दीपक भोजन होगा। पिछली बार भी मैंने एक उदाहरण लिया था कि हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? नौकरी पाने के लिए। तो हमारा स्टिमुलस क्या है? टीचर बनना। अगर अनुक्रिया की बात करें तो वह क्रिया जो व्यक्ति अपने उद्दीपक के प्रति करता है। हमारा उद्दीपक है टीचर बनना, और अब हम उसके लिए क्रिया क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स समझ में आया होगा। स्टिमुलस एक एम मान लीजिए, जो आपका एम है, और उसके लिए जो आप काम करते हैं वो
अनुक्रिया या रिस्पॉन्स है। अब बात आती है संबंधवाद की या सहचरवाद की। तो अब देखिए इसी में घूमता है ये अनुक्रिया और उद्दीपक। जब हम किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं तो उनमें एक प्रकार का संबंध बन जाता है। अनुक्रिया और उद्दीपक में एक संबंध बन जाता है या बंधन बन जाता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में हम अनुबंधन या बॉन्डिंग कहते हैं। यदि प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, यदि प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो व्यवहारवादियों के अनुसार इन दोनों के मध्य एक संबंध बनता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंधन कहते हैं। अनुबंधन बहुत बार आएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। अनुबंधन क्या है कि यदि प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो व्यवहारवादियों के अनुसार इन दोनों के मध्य एक संबंध बनता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंधन कहते हैं। कोई उद्दीपक होगा, हम अनुक्रिया करेंगे और एक संबंध बन जाएगा। संबंध क्या? जैसे आप लोगों का ही उदाहरण लेते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसको पाने के लिए? अपने एम को पाने के लिए। तो अब उसमें एक संबंध बन गया कि पढ़ाई करने से हम टीचर बन सकते हैं। पढ़ाई करने से हम टीचर बन सकते हैं। तो ये एक बॉन्डिंग हो गई यहां पर कि टीचर बनने के लिए हमें क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी। और पूरा व्यवहारवाद या संबंधवादी सिद्धांत, सहचरवादी सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज, ये पूरे व्यवहारवादी सिद्धांत हैं। अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनने वाले संबंध को ही अधिगम कहते हैं। ये व्यवहारवादियों के द्वारा दी गई परिभाषा है। व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो संबंध बनता है उसे अधिगम कहते हैं। तो ये आपको व्यवहारवाद समझ में आया होगा। जैसा आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे सिद्धांत आते हैं जिनमें क्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक प्रकार का संबंध स्थापित होता है, जिसके कारण उद्दीपक के उपस्थित होते ही अनुक्रिया होने लगती है। उदाहरण, भोजन को देखकर लार आना, प्रकाश पड़ते ही पलक झपकाना। अब देखिए इनमें एक संबंध बना। जैसे ही प्रकाश पड़ा आपने पलक झपकाई, तो ये एक बॉन्डिंग हो गई कि प्रकाश पड़ेगा तो पलक झपकेगी। भोजन, अगर आपको भूख लगी है, भोजन को देखकर लार आना, ये एक प्रकार का संबंध बन गया। तो इसे ही हम कहेंगे अधिगम का संबंधवादी या सहचरवादी सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत। कहीं कहीं आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज, ये सब भी वर्ड मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत आते हैं। व्यवहारवादियों की बात मैंने पहले बताई थी आपसे, जिसमें थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, गुथरी, तमाम और जो है मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो अधिगम के सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत, जिसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्होंने दी थी। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। हल का प्रबलन सिद्धांत,
रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ सीएल हल, गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत, गुथरीज कंटीजियस थ्योरी। तो अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत में इतनी प्रकार की थ्योरीज आती हैं। मैं इनके बारे में अभी डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक एक थ्योरी पर एक एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अगले आने वाले वीडियोज में आपको इन थ्योरीज पर एक एक वीडियो मिलेगी, जिससे आपका क्लियर होगा। अब बात करें हम अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो अगर कॉग्निटिव थ्योरीज की बात की जाए तो पहले तो ये जान लिया जाए कि संज्ञान होता क्या है या संज्ञानवादी होते क्या हैं। तो आपको संज्ञान के विषय में पहले जानना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपसे बताया कि संज्ञानवादी सिद्धांत में गेस्टाल्टवादी संप्रदाय आता है, जिसके प्रवर्तक में मैक्स बर्दीमर, इसके बाद कोहलर, कर्ट लेविन, कर्ट कोफका इत्यादि लोग आते हैं। अब बात करें कि संज्ञान होता क्या है। तो इंद्रियां तो आप जानते होंगे, सेंसेस कितने होते हैं? देयर आर 5 सेंसेस। 5 इंद्रियां होती हैं हमारी: आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इन पांचों इंद्रियों से मिलकर हमारी संवेदना का जन्म होता है। जब पांचों इंद्रियां मिलती हैं तो इनसे हमें संवेदना होती है। जैसे हम आंख से देख सकते हैं, त्वचा से महसूस कर सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं। तो ये जब पांचों इंद्रियां मिलती हैं तो संवेदना का जन्म होता है। यानी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम संवेदना कहेंगे। जो भी हमें इंद्रियों से नॉलेज मिलती है वो संवेदना होती है। संवेदना के बाद होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण के बाद नाम, उसके बाद फिर पहचान और फिर व्याख्या। इसको उदाहरण से समझिए। सपोज आप लेटे हुए हैं, आपके ऊपर अचानक कोई चीज गिरती है और वो आपके शरीर पर, या कोई कीड़ा गिरता है वो आपके शरीर पर चलने लगता है, तो आपको संवेदना होती है, सेंसेशन होता है कि चल रहा है। फिर आप जैसे चल रहा है तो आप प्रत्यक्षीकरण की तरफ जाते हैं। उसका नाम पहचान। बहुत सारे पैर थे, आपने पहचाना, ठीक है। नाम अचानक आपको याद आ गया, बहुत सारे पैर यानी कनखजूरा। फिर आपने व्याख्या की, फिर आपने उस पर व्याख्या की। कनखजूरा बहुत खतरनाक होता है, इसके इतने सारे पैर होते हैं, कान में घुस जाता है। तो इत्यादि इत्यादि चीजें आपके आई। तो ये प्रत्यक्षीकरण पार्ट है। प्रत्यक्षीकरण के बाद जन्म होता है संज्ञान का। संज्ञान जिसे ज्ञान को ही संज्ञान मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो आपको अब नॉलेज होता है और नॉलेज से सूझ उत्पन्न होती है, यानी इंसाइट। नॉलेज से सूझ और समझ विकसित होती है, और समझ से विकसित होता है हमारा समस्या समाधान करने की पावर। समझ से हमें समस्या समाधान करने की पावर मिलती है। तो अब हम अगर बात करें संज्ञानवादी सिद्धांत की, तो संज्ञानवादी सिद्धांत में समस्या समाधान को ही अधिगम बताया। उन्होंने बताया, गेस्टाल्टवादियों ने, कि जो है हम समस्या समाधान को ही अधिगम मानते हैं। अब इन्होंने देखिए, उधर अगर आप व्यवहारवादियों को देखें तो उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया था रीइंफोर्समेंट पर, रिस्पॉन्स पर, स्टिमुलस पर, मोटिवेशन पर।
लेकिन अगर हम संज्ञानवादी सिद्धांत की बात करते हैं, यानी कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें, तो इन्होंने क्या बल दिया? इन्होंने बल दिया संवेदना पर, बुद्धि पर, प्रत्यक्षीकरण पर, संज्ञान पर और समस्या समाधान पर। इनका मानना है कि जो अधिगम होता है वो यंत्रवत नहीं होता और केवल मानव अधिगम कर सकता है, पशु नहीं। उसके विपरीत व्यवहारवादी सिद्धांत में व्यवहारवादी कहते हैं कि पशु और मानव दोनों अधिगम कर सकते हैं और अधिगम धीरे धीरे होता है। और यहां पर संज्ञानवादी सिद्धांत में इनका मानना है कि अधिगम केवल मानव कर सकता है और अचानक होता है। यानी इन्होंने जो मेन इंपोर्टेंस दी वो अधिगम समस्या समाधान के लिए हम अधिगम करते हैं। आप थ्योरी पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य केवल यंत्रवत संबंध स्थापित नहीं होता, बल्कि इन दोनों के मध्य व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाएं, क्षमता, अभिरुचि आदि अनेक क्रियाएं हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत आते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको। गेस्टाल्टवादियों का अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। गेस्टाल्टवादियों में बहुत सारी थ्योरियां हैं फेमस, आगे चल के मैं उनको पढ़ाऊंगा। इसमें निम्न सिद्धांत आते हैं। इनसाइट थ्योरी, टॉलमैन का सिद्धांत, टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, लेविन्स फील्ड थ्योरी, बंडूरा का अधिगम सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, और मास्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, मास्लो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ भी चुके हैं। तो ये हमारे अधिगम के सिद्धांत थे और इनके विषय में सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, तब इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। दूसरे तरीके में आप देख सकते हैं कि ये सीखने के थ्योरीज, एक चार्ट दिया हुआ है, सीखने के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अधिगम को ही सीखना कहते हैं। तो यहाँ इन्होंने 3 टाइप के बताए हैं। पहला उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसके 2 सब पार्ट भी हैं, पुनर्बलन सिद्धांत और अपुनर्बलन सिद्धांत, यानी रीइंफोर्समेंट थ्योरी और नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी में थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल तथा मिलर इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने अपने थ्योरीज दी हैं, और नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी में वाटसन, गुथरी, एस्टस इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरीज दी हैं। क्लास की उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जैसा कि आपने देखा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने पहले बताया कि ये वही व्यवहारवादी सिद्धांत है, इसका नाम ही यहाँ चेंज है, व्यवहारवादी सिद्धांत है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस के प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं, यानी किसी उद्दीपन को पाने के लिए हम अनुक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक बॉन्ड बनता है और उस बॉन्डिंग को ही अधिगम कहते हैं व्यवहारवादी। क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसमें बर्दाइमर, कोहलर, कोफका, पियाजे, टॉलमैन। संज्ञानात्मक सिद्धांत के ही 2 पार्ट हो गए हैं, यहाँ आपको 3 देखते हैं। तो ये आधुनिक संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के ही पार्ट है।
इसमें आशुबेल, ब्रूनर, बेंडूरा, बॉल्स, बिंडरा इत्यादि आते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उसे समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। किसी भी अगर भूख लगी होगी तो भोजन पाने के लिए बहुत सारे प्रयास करेगा। यही हमारा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है। अगर हम पुनर्बलन सिद्धांत को देखें, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जब अनुक्रिया करने के बाद व्यक्ति को किसी प्रकार का पुनर्बलन मिलता है, ध्यान दीजिएगा, जब हम कोई अनुक्रिया करते हैं यानी रिस्पॉन्स देते हैं और हमको किसी टाइप का रीइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, तो इसका व्यक्ति पर जो है पॉजिटिव इफेक्ट आता है, यानी संतोषजनक प्रभाव पड़ता है और उस अनुक्रिया को उद्दीपन के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, जिसे सीखने की संज्ञा दी जाती है। इन सिद्धांतों में अनुक्रिया पुनर्बलन का सिद्धांत और इसे प्रभावक सिद्धांत यानी इफेक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से, जब हम स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं तो एक संबंध पैदा हो जाता है उससे, या इफेक्ट, उससे जो प्रभाव होता है वो संतोषजनक होता है। सपोज आपने बीएड में पढ़ाई करके नौकरी पा ली, ठीक, नौकरी आपने पा ली, तो ये क्या होगा, अगले व्यक्ति के लिए ये रीइंफोर्समेंट होगा, पुनर्बलन होगा। अब देखिए संबंध इसमें स्थापित हो गया कि पढ़ाई बीएड करने से नौकरी मिलती है, बीएड करने से हम टीचर बनते हैं, तो जो अगला व्यक्ति होगा उसको क्या होगा, पुनर्बलन मिलेगा, यहां पर रीइंफोर्समेंट मिलेगा कि मुझे बीएड करना चाहिए, अगर मुझे टीचर बनना है तो मुझे बीएड करना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे पुनर्बलन सिद्धांत। आप पुनर्बलन सिद्धांत, नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहां उद्दीपन तथा अनुक्रिया जब एक दूसरे के साथ होते हैं, और ऐसा कई बार होता है, उद्दीपन होता है, अनुक्रिया होती है, कोई स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्स होता है, कोई स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्स होता है। इस तरीके से जब इस प्रकार की क्रिया हम कई बार करते हैं और फिर ये क्रिया अपने आप ही होने लगती है, ये क्रिया अपने आप ही होने लगती है और इन दोनों के मध्य एक संबंध बन जाता है, जिसे हम सीखने की संज्ञा देते हैं। तो जब यहां हम उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं और संबंध बन जाता है, तो यहां पर क्या होता है, किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं होता है, लेकिन हमारी वो आदत में आ जाता है कि जैसे सपोज आपका एक डॉगी है, आपने एक बॉल फेंकी, डॉगी गया, तुरंत जंप किया और बॉल को पकड़ लिया, फिर आपने बॉल फेंकी, डॉगी गया, बॉल को पकड़ लिया, फिर आपने बॉल फेंकी। तो यहां पर देखिए, यहां पर किसी प्रकार का उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स दे रहा है। स्टिमुलस यानी बॉल, रिस्पॉन्स वो उसको ला रहा है, तो वो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी, अपुनर्बलन का सिद्धांत। क्लियर? और संज्ञानात्मक थ्योरी के विषय में तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं।
कि संज्ञान में क्या होता है। संज्ञानवादी समस्या समाधान को मुख्य बताते हैं और संज्ञान के विषय में पहले ही बता दिया मैंने कि संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है इसमें क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे संवेदना उत्पन्न होती है। संवेदना के बाद लेवल आता है अगला प्रत्यक्षीकरण का। उसके बाद अगला लेवल आता है संज्ञान का। संज्ञान कैसे जागरूक हुआ, मैंने पहले बताया कि आप सो रहे थे, आपके ऊपर कुछ गिरा, आपने तुरंत प्रत्यक्षीकरण किया उसका और नाम से वो दिखा, आपने देखा बहुत सारे पैर, आपने पहचान किया, आपको लगा ये कनखजूरा हो सकता है, आपने व्याख्या की। व्याख्या के बाद अब आपको ज्ञान हो गया कि अगर कोई लंबी लंबी चीज अचानक हमारे ऊपर गिरती है, बहुत सारा चलने वाले पैर समझ में आते हैं, तो वो कनखजूरा हो सकता है। ये आपको संज्ञान यानी नॉलेज हो गया और नॉलेज से आपको सूझ पैदा होगी, इंसाइट, सूझ पैदा होगी कि क्या करना चाहिए, झटके से उसको फेंकना है। तो ये आपका समस्या समाधान हुआ। समस्या समाधान हुआ तो ये क्या हुआ, अधिगम हुआ। यहां लर्निंग हो गई, आपने सीख लिया संज्ञान से। तो ये हमारा जो है क्लास की संज्ञानात्मक क्लासिक कॉग्निटिव थ्योरी। इसे उद्दीपन सिद्धांत भी कहते हैं, यानी स्टिमुलस थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में कई समस्याएं, मतलब ये समस्या समाधान को ही मेन मानते हैं, तो समस्याएं या उद्दीपन होती हैं, ये समस्या को ही उद्दीपन मानते हैं। सीखने वाले व्यक्ति को उन डिफरेंट टाइप के जो स्टिमुलस हैं उनका अर्थ और उनके आपसी संबंधों को समझना होता है। जैसे ही व्यक्ति उन डिफरेंट स्टिमुलस के अर्थ और उनके संबंध को समझ लेता है तो पूरा उद्दीपन परिस्थिति का उसके मन में एक संज्ञानात्मक यानी एक नक्शा विकसित हो जाता है, जिसे सीखने की संज्ञा दी जाती है। यहां जैसे मैंने पहले ही उदाहरण बताया कि आपके ऊपर कुछ गिरा, आपको कुछ संवेदना फील हुई, संवेदना आपने प्रत्यक्षीकरण किया, नाम की पहचान की, उसकी व्याख्या की कि बहुत डेंजरस हो सकता है, फिर आपको संज्ञान हो गया, फिर आपके दिमाग ने जो है थ्योरी बनाई, विचार किया कि कैसे इसको इस समस्या से निजात पानी है, और जैसे ही आपने उस समस्या से निजात पाली तो ये आप सीख गए कि इस समस्या से निजात कैसे पानी। तो ये आपका स्टिमुलस थ्योरी, उद्दीपन सिद्धांत या क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी। अगर हम आधुनिक संज्ञानात्मक थ्योरी की बात करें, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, इसमें मुख्यतः आता है अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। लर्निंग बाय इमिटेशन, जब हम अनुकरण से सीखते हैं, यानी कोई जैसे हमें कोई किसी को डांस करते हुए देखा और उसको हमने फॉलो किया और डांस सीख लिया। तो ये कैसे, कोई बहुत अच्छा बोलता है, हमने उसको फॉलो किया, और तो अनुकरण के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। इस टर्म्स को जो है 1941 में मिलर एंड डोलार्ड ने अपनी फेमस बुक सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन को पब्लिश किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरणात्मक सीखना या अनुकरणात्मक व्यवहार द्वारा सीखने की प्रक्रिया में लोगों को इंटरेस्ट हुआ। 1941 में, याद रखिएगा, 1941 में मिलर एंड डोलार्ड ने एक बुक लिखी जिसका नाम था सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन। इसमें इन्होंने जो है अनुकरणात्मक व्यवहार द्वारा सीखने के बारे में बताया।
तो लोगों को काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आने लगा। इस बुक में मिलर और डोलान ने अनुकरणात्मक व्यवहार को 3 भागों में बांटा है। पहला उन्होंने कहा समान व्यवहार यानी सेम बिहेवियर, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान परिस्थिति में समान ढंग से अपने अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर कोई बिहेवियर करते हैं, समान ढंग से व्यवहार अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर करते हैं, तो उसे ही हम समान व्यवहार कहा जाता है। जैसे अधिकतर व्यक्तियों द्वारा सड़क पर लाल बत्ती देखकर रुक जाना, ये क्या है? लर्निंग बाय इमिटेशन है। आप चले जा रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने देखा कि कुछ गाड़ियां लाल बत्ती पर खड़ी हैं, तो आपने ये सीख लिया कि लाल बत्ती पर रुकना है। और कैसे? लर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरण द्वारा, क्योंकि अगले कुछ व्यक्ति वहां रुके हुए हैं। दूसरा प्रतिलिपि व्यवहार यानी कॉपीइंग बिहेवियर, जब हम किसी इस तरह के व्यवहार में हम क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं, दूसरे व्यक्ति को उसी तरह कॉपी करते हैं जैसा वो कर रहा है। जैसे मैंने बताया डांस, तो कोई डांस शिक्षक जो है डांस का ट्रेनर होता है, आपको डांस सिखाता है, तब वो पहले करके बताता है, फिर आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप उसके बिहेवियर को कॉपी करें, यानी आप उसके स्टेप्स को कॉपी करें। जब आप उसके स्टेप्स को कॉपी करते हैं तो आप डांस करना सीख लेते हैं। इसे कहते हैं प्रतिलिपि व्यवहार या कॉपीइंग बिहेवियर। कोई कला शिक्षक जब आपको आर्ट सिखाता है तो पहले बना के दिखाता है आपको आर्ट की, कोई फिगर बनाया तो पहले वो ड्रॉ करके दिखाएगा कि कैसे बनाइए, और फिर आप उसी तरह स्टेप्स फॉलो करते हुए उसको सीखेंगे, तो ये कॉपीइंग बिहेवियर है। अगला आता है सुमेलित आश्रित बिहेवियर, मैच्ड डिपेंडेंट बिहेवियर। इस तरह के बिहेवियर में कोई व्यक्ति किसी मॉडल या दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को आंख मूंद कर दोहराने के लिए पुनर्वलित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति होगा, उसे दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को आंख मूंद कर उसी तरह कॉपी करने के लिए कहा जाएगा, तो ये आपका सुमेलित आश्रित व्यवहार होता है। अगर आप देखें उदाहरण के लिए, जैसे ही आप घर में घुसते हैं तो आप या आप नहीं, सपोज कोई किसी व्यक्ति का पिता घर में घुसता है और उसका बच्चा पिता के पैरों की आवाज सुनकर दौड़कर दरवाजा खोलने की अनुक्रिया सीख लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि पापा कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो जब ये रोज होता है, ऐसा बिहेवियर रोज होता है कि जैसे ही आपकी डोरबेल, सपोज आपके पापा ऑफिस से 5 बजे लौटते हैं और आप एक बच्चे हैं, तो जैसे ही डोरबेल बजी दौड़ के आप गए, क्यों? आपको खुशी हुई कि पापा आ गए। तो पापा आने से ज्यादा आपको खुशी हुई कि पापा कुछ लाएंगे। तो यहां एक मॉडल उसने बना लिया कि 5 बजे डोरबेल बजी, दैट मीन्स पापा आए। तो ये मैच डिपेंडेंट बिहेवियर है। ये डिपेंडेंट होता है, तो पापा के आने से उसको क्या मिलेगा? उसको टॉफी मिलेगी। तो ये आपका मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी या अनुकरण द्वारा सीखना। तो ये सीखने के सिद्धांत थे। अब हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। यहां मैंने 2 पार्ट में उनको बांटा है।
दो तरह के जो फैक्टर्स हैं वो आपके जो लर्निंग है उसको अफेक्ट करते हैं। पहला एक नंबर है व्यक्तिगत कारक और दूसरा पर्यावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक यानी पर्सनल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारक यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पहला कारक बालक की सीखने की जिज्ञासा, चाइल्ड क्यूरियोसिटी टू लर्न। मैंने यहाँ इंग्लिश में टाइप नहीं किया है क्योंकि उसको एक ही पेज में लाना चाहता था, एक ही स्लाइड में, और अगर इंग्लिश में करता तो एक ही स्लाइड में आ नहीं पाती, तो इससे आपको दोनों का अंतर नहीं समझ में आता। तो मैं इंग्लिश इनकी बोलता जाऊंगा हर पॉइंट की। बालक की सीखने की जिज्ञासा, चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी टू लर्न। अगर बालक सीखने के लिए जिज्ञासु नहीं होगा, वो क्यूरियस नहीं होगा, तो वो क्यों सीखेगा? ये मेन फैक्टर है कि अगर बालक किसी चीज को सीखने के लिए अगर तैयार नहीं है तो आप उसे नहीं सिखा सकते। यानी उसकी जो क्यूरियोसिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार से सीखेगा। तो ये बालक की जो क्यूरियोसिटी है ये एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है लर्निंग में। नेक्स्ट, बालकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि। बालकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड। आप देखते होंगे कि जिनके माता पिता पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, अच्छे खानदान से आते हैं, वो बालक जल्दी सीखते हैं इन कंपैरिजन टू अदर। जैसे जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके यहाँ पढ़ने लिखने का कोई माहौल नहीं है। तो ये बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है कि बालक का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अगर उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होगा तो उसके माँ बाप उसको फोर्स करेंगे तो वो जल्दी सीखेगा चीजों को। क्लियर? नेक्स्ट, सीखने का समय तथा अवधि। टाइम एंड पीरियड ऑफ लर्निंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमें किसी चीज को सीखने में कम समय मिला है, तो हम उसको जो है थोड़ा सा सीख पाएंगे, ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। और अगर हमें बार बार ड्यूरेशन, अगर बार बार हमको जो है उस चीज को सीखने का समय मिलेगा तो हम उस चीज में अच्छा सीख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। जाहिर सी बात है कि हम जितने मैच्योर होंगे उतना अच्छा सीखेंगे। नेक्स्ट है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवासी शिक्षा है। तो अगर हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से सीखेंगे, और अगर ये कमजोर होगी तो हम सीखने में उतने सक्षम नहीं होंगे। क्लियर? अगला, सीखने वाले की अभिवृत्ति, एटीट्यूड ऑफ लर्नर्स। अगर सीखने वाले का एटीट्यूड सीखने के प्रति पॉजिटिव है तो वो सीखेगा जल्दी, और अगर नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि जन्मजात होती है, बाद में ट्रेन भी किया जाता है, लेकिन जो जितना बुद्धिमान है जन्मजात उसमें फैक्टर्स होते हैं। तो अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो जल्दी सीखेगा।
नेक्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। निस्संदेह ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो प्रोसेस है लर्निंग का वो किस तरीके से है। अगर प्रोसेस इजी है, सहज है, सकारात्मक है, तो बालक अच्छे से सीखेगा। और यदि वो हार्ड है, टफ है, बोझिल है, तो उसमें सीखने में समस्या उत्पन्न होगी। तो अधिगम की प्रक्रिया भी एक इम्पोर्टेंट जो है कारक है। नेक्स्ट है अनुशासन, डिसिप्लिन। किसी भी चीज को सीखने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। विदाउट डिसिप्लिन हम कुछ भी नहीं सीख सकते। इसमें मुझे लगता है समझाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षक की शिक्षण विधि, मेथड्स ऑफ टीचर। टीचर का जो मैथोडोलॉजी होगी, यानी शिक्षण विधि होगी, तो अगर उसकी शिक्षण विधि आसान है, सरल है, सहज है, तो बालक अच्छे से सीखेगा। शब्दावली अच्छी है, और यदि वो क्लिष्ट शब्दों का यूज करेगा, टफ तरीके से, कठिन तरीके से बताएगा, तो बालक सीख नहीं पाएगा। ये थे आपके सीखने के व्यक्तिगत कारक, यानी पर्सनल फैक्टर। अब बात कर लें पर्यावरणीय फैक्टर्स की। निस्संदेह वातावरण बहुत ही प्रभावशाली भूमिका अदा करता है हमारे सीखने में। तो वातावरण का प्रभाव, पहला फैक्टर्स, जैसा एनवायरनमेंट होगा हमारा, हम उसी प्रकार सीखेंगे। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जिस तरीके का हमारा एनवायरनमेंट होगा वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा। आप देखते हैं कि जो मलिन बस्तियों में लोग रहते हैं वो देरी से सीखते हैं, और जो अच्छी अच्छी कॉलोनियों में रहते हैं, जिनका घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, वो जल्दी सीखते हैं। अगला पॉइंट वंशानुक्रम, यानी हेरेडिटी। हेरेडिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे जीन्स, यदि हमारे माँ बाप से मिले जीन्स अच्छे होंगे और पहले से फैमिली बुद्धिमान रही होगी, तो निस्संदेह आप जल्दी सीखेंगे। तो हेरेडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीखने में। नेक्स्ट है सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सोशल हेरेडिटी। जो सामाजिक वंशक्रम है उसका नॉलेज आपको है तो आप अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जितना आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, ठीक उसी प्रकार से आप जितने जल्दी आप डेवलप करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। परिवार का वातावरण, फैमिली का जैसा एनवायरनमेंट रहेगा, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि जिस तरह से आपके परिवार का वातावरण होगा, शांत, शिक्षित, सुशिक्षित, तो आप भी उतनी जल्दी ही सीखेंगे। शिक्षा के अनौपचारिक साधन, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन। आप देखिए शिक्षा के दो साधन होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स जहां पर आपको विशेष प्रकार की कोई ट्रेनिंग दी जाए, एक ट्रेनर हो, वो फॉर्मल। एक सिलेबस हो, जैसे स्कूल विद्यालय में होता है, तो आप फॉर्मल तरीके से सीखते हैं, जिसका एक निश्चित पैटर्न होता है। सीखने का एक निश्चित पैटर्न होता है, एक क्रम होता है, वो फॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन इनफॉर्मल मीन्स जहां आप अपने मन से कुछ भी सीखते हैं, लाइक टेलीविजन, इंटरनेट, तो ये सब इनफॉर्मल मीन्स हैं सीखने के। तो
अगर इनफॉर्मल मीन्स आपके ज़्यादा होंगे, अनौपचारिक साधन होगा, सोसाइटी, तो इस तरह से अगर इनफॉर्मल मीन्स होंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण, अगला पॉइंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। अगर आपका सामाजिक और सांस्कृतिक एनवायरनमेंट बेटर है तो आपका सीखने की गति भी निस्संदेह बेटर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा का भौतिक वातावरण, फिजिकल एटमॉस्फेयर ऑफ क्लास। अगर क्लास का एटमॉस्फेयर, फिजिकल एटमॉस्फेयर अच्छा है, सपोज उसमें रूम्स बड़े बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें नहीं बैठे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे भर दिए हों, बैठने की जगह ना हो, और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था ना हो, बैठने की अच्छी व्यवस्था ना हो, पता चले सूर्य का प्रकाश ही नहीं आता है, लाइट जलती है तभी उजाला होता है, तो ये सब फिजिकल वातावरण में आते हैं। अच्छा ब्लैक बोर्ड हो, तो ये सारी वहाँ आपके बैठने के साथ साथ अगर गर्मी है तो एसी वगैरह या कूलर वगैरह, फैन वगैरह अच्छी व्यवस्था हो, दैट मीन्स, तो ये फिजिकल वातावरण है। तो जितना अच्छा भौतिक वातावरण होगा क्लास का, उतना अच्छा हम सीखेंगे। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। अगर आप बिहेवियर को रीड करेंगे, मनोवैज्ञानिक वातावरण अच्छा होगा, वहाँ पर सीखने की सभी दशाएं अच्छी होंगी, तो हम अच्छा सीखेंगे। तो ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, और आशा करता हूँ कि ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई उसको आप कमेंट में बताएं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू। आपने ये पक्षी देख रहे हैं, इनको देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है कि चाहे गीता बाँचिए, चाहे बाँचिए कुरान, तेरा मेरा प्रेम ही हर पुस्तक का ज्ञान। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, कोरोना नामक शत्रु ने भयंकर संकट पैदा कर दिया है और हमारे आपसी सौहार्द को भी संकट में डाल दिया है। बीइंग अ टीचर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस संकट का जो मुकाबला है बड़ी बुद्धिमता से करें, सरकारी निर्देशों का पालन करें, अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं, लॉकडाउन का पालन करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसी सौहार्द को बनाए रखें, ना तो अफवाह फैलाएं और ना ही फैलने दें।